तो वाहिद गैर मुल्की क्रिकेटर हैं जो एचबीएल पीएसएल में 100 से ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं। आज रायली रॉसो की 60 रन की इनिंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स की 6 विकेटों की फतह का सबब बनी। इस हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि आज की इस कामयाबी के बाद अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आ गई है। पहले नंबर पर पेशावर ज़ल्मी है और फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम अब चौथे नंबर पर आ गई है। इस पर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड है तीसरे नंबर पर, इस पर भी हम बात करेंगे और दीगर चीज़ों पर बात करेंगे एचबीएल पीएसएल के हवाले से। और हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये हैट्रिक कर चुके हैं टेस्ट मैचेस में भी, वनडे इंटरनेशनल मैचेस में भी, फिर ये पीएसएल खेले काफ़ी अरसे तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। तो इनसे ज़्यादा कौन बेहतर तौर पर एचबीएल पीएसएल के हवाले से अपनी माहिराना राय दे सकता है। लेकिन सबसे पहले हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे फवाद आलम से और इनसे पूछेंगे कि लाहौर कलंदर्स की बैटिंग को किसकी नज़र लग गई। जिस तरह बाबर आजम का सदका उतारा था एचबीएल पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर साहब ने, तो क्या लाहौर कलंदर्स के बैट्समैनों का भी सदका उतारना पड़ेगा? इस पर भी बात करते हैं। फवाद, 134 रन लाहौर कलंदर्स की टीम आज सिर्फ स्कोर कर सकी। जैसे आगाज़ हुआ, फ़खर जमान जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि वो अपनी फॉर्म में, लेकिन उन्होंने जैसे बोल्ड किया जहादात खान ने और फिर उसके अलावा शुरू में मोहम्मद नईम भी आउट हो गए। क्या समझते हैं बुनियादी वजह क्या थी लाहौर कलंदर्स की इस मायूस कुन बैटिंग की? बिल्कुल, जब उन्होंने शुरुआत की तो ऐसे ही लग रहा था कि अच्छे टच में है और जोसेफ ने उनको आउट किया था, बोल्ड किया था और वही टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि देखिए जब भी लाहौर का जब भी मैच होती है पूरी बैटिंग जो है इन्हिसार करती है फ़खर जमान पे, तो जब भी वो रन्स नहीं करते, आप पहले भी हमारी यही बात हुई, अगर फ़खर जमान क्योंकि एक ही फ्रेंचाइज से खेलें, लाहौर की जितनी भी फतवाहात हैं, अगर लाहौर अगर 60 मैच जीता है तो 60 में से 52 मैच वो होंगे जिसमें फ़खर जमान ने रन्स किए होंगे। तो वो 52 मैच का देख लें आपके कितना एवरेज कितना निकलता है। तो आज अभी देख लें जितने भी मैचेस अभी वो हारते जा रहे हैं उसमें फ़खर जमान का ज़ाहिर है वो सारी की सारी रिलायबल बैटिंग ही उन पे आती है फ़खर जमान पे। और अभी उनके साथ अगर आप नईम की बात करें इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। अब्दुल्ला शफीक रेगुलर खेल रहे हैं 2 साल से, ये तीसरा एडिशन है उनका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें नज़र नहीं। असलंगा को आज इन्होंने खिलाया आके, ज़ाहिर है वो पहला मैच खेले अपना, ज़ाहिर है वो भी इतने फॉर्म में नहीं है क्योंकि वो वर्ल्ड कप वगैरह में भी थे तो उसमें भी फॉर्म में नहीं थे, वो उसमें से भी ड्रॉप हुए। एक मोहम्मद फारूक खेले आज नए बैट्समैन, वो बिल्कुल अभी ठीक है पहला मैच था बट खेलने से पता चलना चाहिए कि प्लेयर में प्लेयर ही है, तो वो उसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। फिर ज़ाहिर है शाहिनशाह अफरीदी पहले बैटिंग पे आए, फिर सिकंदर रजा आए। देखें जो भी ये T20 स्पेशली अगर आपकी बैटिंग कुछ नहीं करेगी ना तो बॉलर्स कुछ नहीं कर सकते, चाहे भले कितने भी अच्छे आपके पास बॉलर्स हो। फिर अनफॉर्चुनेटली इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनके पास स्पिनर्स नहीं है, तो ये भी इनको बहुत मुश्किल साबित होगा। समी, फास्ट बॉलर्स पर रिलाय कर रही है लाहौर कलंदर्स की टीम, हारिस रऊफ हों, शाहीन आफरीदी हों और अगर उनके दीगर फास्ट बॉलर्स की बात करें। लेकिन आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से जिस तरह से अलजारी जोसेफ ने बॉलिंग की, एक तो उनकी हाइट ज़्यादा है, फिर उन्होंने आज यॉर्कर लेंथ की भी गेंद की जिस पर फ़खर जमान बोल्ड हुए, वो क्रॉस बैट खेलने गए थे। उसके अलावा नईम तो खैर इनसाइड एज पर आउट हुए। क्या समझते हैं बॉलिंग बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगी उस सूरत में जब आपकी टीम रन ज़्यादा स्कोर करेगी? लाहौर कलंदर्स ने जो जिस तरह फवाद ने कहा कि वाकई में उनके पास कोई जेन्युइन ऐसा स्पिनर नहीं है कि जो उनके लिए, आज उसामा मीर को उन्होंने खिलाया जो उनके लिए मुश्किल डाल सके। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमने यही बात की देखें पिछले प्रोग्राम में, जब से कॉन्ट्रोवर्सियाँ हमने सुनी है लाहौर कलंदर के बारे में तो उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ बिल्कुल नीचे गया है। फिर आपने बात की जारी जोसेफ की, देखें आप अगर बात करें कि हमारे जितने भी मतलब पुराने क्रिकेटर हैं और जो रिलेटेड हैं वो यही बात करते हैं कि पेस की क्रिकेट खत्म हो गई। लेकिन हमने इस पीएसएल में देखा किस तरह नाहिद राजा ने बहुत तेज गेंदें की, आज अलजौहरी यादव भी 150 किलोमीटर के पास बॉलिंग कर रहे थे और एग्रेसिव बॉलिंग कर रहे थे। तो देखें अब फ़र्क आया बैट्समैनों का। अब बिल्कुल सही कहा, फ़खर जमान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, जैसे ही वो आउट हुए तो लाहौर की बैटिंग में ख्याल में उस तरह से फिर स्टेबल हुई और पहली पार्टनरशिप में लगे थे। आप समझते हैं 2 मैचों का जो बैन था फ़खर जमान पर, उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब हुए और जब उनकी वापसी हुई 2 मैचों के बैन के बाद तो उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सके। हालांकि शुरू में उन्होंने एक निस्फ सेंचुरी बनाई थी टूर्नामेंट में आगाज में। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई सही कह रहे हैं कि जब से फ़खर जमान का ये वो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे जाता है लाहौर कलंदर का। और आप देखेंगे मुझे लगा काफ़ी सारी टीमें इस पीएसएल में प्लान बी प्लान सी के साथ नहीं आई। ठीक है, आपसे नहीं हुआ
लेकिन आप ओवरऑल अगर लाहौर की बैटिंग देखें पूरे टूर्नामेंट में तो अभी तक वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। काफ़ी इन्होंने यंगस्टर आज फारूक भी ट्राई किए हैं, हसीबुल्ला थोड़े बहुत रन कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से बैटिंग में स्पार्क नजर नहीं आया। सिकंदर रजा की बात करें 8वें नंबर पे वो आ रहे हैं। ये हैरत की बात है, ये फवाद से पूछूंगा कि सिकंदर रजा को इतना क्यों लेट भेजा उन्होंने? जी हाँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि सही कॉम्बिनेशन नहीं है या सही तरह से वर्कआउट नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में अभी भी 4 मैच बाकी हैं लाहौर के पास, तो इनको बैठना पड़ेगा, अपने कॉम्बिनेशन को रीथिंक करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजीज को रीथिंक करना पड़ेगा। अगर ये चारों मैच जीतते हैं फिर इनका चांस है आगे प्ले ऑफ में जाने का। और लाहौर कलंदर्स के पास कोई मुस्तनद कोच भी तो नहीं है ना। रियाज आफरीदी उनके कोच हैं लाहौर कलंदर्स की। अगर आप टीम को देखें जिस तरीके से लास्ट ईयर लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस ही डिफरेंट थी, इस दफ़ा बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी क्या वजह समझ? देखिए अगर आप देखें तो 11वां एडिशन है तो उनके तो ऐसे ही चल रहा है। नहीं, आकिब जावेद जब थे शुरू में हार रहे थे, फिर जीते। आकिब भाई थे, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं कि जब से आकिब भाई नहीं है तो यही मैनेजमेंट में तो यही लोग ही हैं जो चला रहे हैं हमारे लोकल सारे उसी में, और इन्हीं की कोचिंग है। रियाज अफरीदी आप कह रहे हैं, एक वकास लुद्दा जिनको हम कहते हैं वो भी थे इनके उसमें, फास्ट बॉलर जो जी बिल्कुल वो भी थे। तो मतलब यही मैनेजमेंट है इनकी। एक दो नाम मुझे याद नहीं आ रहे, वो अभी आ जाएगा प्रोग्राम के साथ। तो इनके पास कोई भी इन्होंने कोच नहीं रखा, ये लोग ही चलाते हैं और इन्हीं की कोचिंग में ये लोग 2 एडिशन इन्हीं की कोचिंग में जीते हैं। क्योंकि पहले एडिशन के बाद आकिब भाई जब वो जीते थे उसके बाद तो आकिब भाई साथ नहीं है 2 एडिशन से, जब जो 2 जीते हैं। तो इनकी मैनेजमेंट तो यही चल रही है। हमें अब इन पे अगर डालना तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा, क्योंकि वो लोग पूरा साल काम करते हैं, जो डोमेस्टिक लेवल पे भी काम करते हैं, जो टैलेंट हंट वो भी लगाते हैं। लाहौर पहले नंबर पे है, जो अपना जो है टैलेंट खुद ढूंढता है और पूरे पाकिस्तान में करता है, कहीं एक जगह नहीं रुकता। तो ये हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो उसकी रीजन फिर क्या समझते हैं? अगर टैलेंट भी लेकर आते हैं। देखिए अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप टीम बनाते हैं ना, लास्ट ईयर इनके पास अगर आप फाइनल मैच देखें, फाइनल किसने जितवाया इनको? वो जो श्रीलंकन था वो परेरा ने जितवाया ना इनको। अगर वो परेरा नहीं करता फाइनल तो ये हार गए थे। सिकंदर रजा ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उधर ही आ रहा हूँ मैं, उधर ही आ रहा हूँ कि परेरा थे नीचे, फिर सिकंदर रजा थे। उन दोनों ने पूरे, अगर आप देखें लास्ट 2-3 मैचों में उन्होंने ही परफॉर्मेंस दी। ऊपर से फखर करता था, नीचे से ये 2 प्लेयर करते थे, जब जाके चाहे 180 रन हो चाहे 200 रन हो, ये जो है क्या कहते हैं चेस कर जाते थे। अब इनके पास परेरा भी नहीं है। दूसरा सिकंदर रजा की आपने बात की, वो बिल्कुल फॉर्म में ही नहीं है ना। अच्छा एक चीज में तो होना चाहिए ना, अच्छा ना उनसे बैटिंग में परफॉर्म हो रहा है ना उनसे बॉलिंग में हो रहा है, और ये आता है प्लेयर पे। जैसे फखर की भी हमने बात की कि चीजें कंट्रोवर्सी चलती हैं, बट फखर जैसे प्लेयर के लिए कंट्रोवर्सी का कोई मतलब नहीं है। बट यस वो अभी टच में नहीं है, और ये ऐसे ही प्लेयर होते हैं जब परफॉर्म करते तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते, जब नहीं करते तो बंदा फंसता जरूर है। फिर इफ एंड बट इसी तरह फिर चलते रहते हैं। फखर की जो बात कर रहे हैं, फखर थोड़ा सा मेंटली एक आदमी पे अगर 2 मैच का बैन लग जाए, उसने अपील की, अपील उसकी रिजेक्ट हो जाए, पहले वो कह रहा था कि मैं अदालत से रुजू करूंगा, उस पर भी वो कोई आगे पेशरफ नहीं हुई, तो जहनी तौर पर तो आदमी वो होता है। इस पर मैं आपसे बात करूंगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले का मजीद आगाज करेंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर। ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।